गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रिजेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से मेरी प्रिय दोस्तों, आज NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी का 5 चैप्टर है वाटर अर्थात जल। तो जल के बारे में सोचने पर आपको मस्तिष्क में अनेक चित्र बनते होंगे और आपको इसके बारे में जैसे जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, नल के जल के बारे में सोचते होंगे। तो ये जल किस तरह से कहाँ से ऑरिजिन होता है उसके बारे में। सूर्य के ताप के कारण ही जल वाष्पित हो जाता है। अब ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यहाँ यह वर्षा हिम सहित संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है और यहाँ पर ये सारी कंडीशन होती है वृष्टि के रूप में धरती पर समुद्र से नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप में को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडलों और धरती के बीच ये चक्कर लगाता है। क्लियर। तो इसी को ही क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र किसे कहते हैं, व्हाट इज द साइकिल क्या है। तो इसी प्रकार को हम क्या है, जल चक्र। जिस प्रकार जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को ही जल चक्र कहते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे ही हम अपने अमेजन नदी में बहता हो। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, जिसमें नदी, ताल, सोते, हिमनद, महासागर एवं समुद्र का जल लवड़ी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला एक नमक होता है। तो आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ बताई हैं कि इस तरह से हमारा एक जल का क्या एक स्टोर है, ये जल है। और जल से यहाँ से क्या है, वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जाता है। फिर इसके बाद क्या है, सघन क्रिया होती है और सघन क्रिया होने के बाद इसमें क्या है, फिर बसण की प्रक्रिया होती है। और बसण भी आपका लिक्विड रूप में होता है, सॉलिड रूप में होता है और एसिड के रूप में वर्षा पृथ्वी पर होती है, जो कि सागर, महासागर, तालाब, झील आदि में जल चलता है। इसी को ही जल चक्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैप है। इस मैप के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सागर, महासागर दे रखे हैं। तो ये आपका प्रशांत महासागर और इसमें अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, यहाँ दक्षिण चीन सागर है और अनेक सागर हैं और जो चारों तरफ से ये घिरे हुई हमारी एक पृथ्वी है। के लिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है जल के वितरण। तो जल का वितरण क्या है, तो जल ही जीवन है। तो आपको पता है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर क्या है, जल से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका अनियमित रूप से दोहन होना। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे पीने योग्य है या नहीं, ये सारा इसका एक डाटा दे रखा है। तो आप एक इसमें समझ सकते हो कि डू यू नो अबाउट द वाटर। तो लवण, जो लवणता है 1000 ग्राम जल में मौजूद, यानी 1000 ग्राम जल है उसमें मौजूद नमक की मात्रा होती है, उसी महासागर औसत लवणता कहलाते हैं, जिसमें 35% क्या होती है, लवणता पाई जाती है। और सबसे अधिक जो लवणता है इजराइल का एक मृत सागर है, इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इसमें तैरक या प्लवक कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक की अधिकता और संघनन बना देती है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो कौन सा है, मृत सागर, बान झील है टर्की में, उसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। तो जल का वितरण पृथ्वी पर 3/4 भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। और आपको पता ही है कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल जो हमारे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे महासागरों में जो जल की लवणता अब जल की मात्रा है वो कितनी है, 97.3% है। इस डाटा को तैयार रखना है। बर्फ छत्रक है 0.2 है, भूमिगत जल है 0.68 है, झीलों का अलवण जल है 0.009 है, स्तरीय एवं समुद्री नमक झील का है 0.009 है, वायुमंडल में 0.009 है, नदियों का है, नदियों को कितना जल मिलता है वो 0.001 है। अगर टोटल कर दिया जाए तो ये टोटल आपका 100% हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो साधारण क्रियाकलाप से आप समझ सकते हो कि इसमें जल 100% पीने योग्य तो नहीं है, लेकिन इसमें से केवल पीने योग्य पानी है 0.03% है। क्लियर। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने के केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या
ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करते हैं। आपको पता ही है कि अगर नल का टोटी खुलने से और लगातार उसका एक बूंद टपकने से कम 12 लीटर 1 ईयर में लॉस होता है। तो आपको पता ही है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्लियर। कई बार सवाल पूछा गया है कि 22 मार्च को जल दिवस यानी जल दिवस कब मनाते हैं, तो जल दिवस कब मनाते हैं 22 मार्च को। क्लियर। अब बात आती है महासागरीय परिसंचरण की। तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नमक, बालू, ठंडी पवनें, समुद्र पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत और सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि जिसमें तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं हैं, जो कि इसी को ही हमारे महासागरीय परिसंचरण होता है। आप इसमें देख सकते हैं। तो तरंगें, तो जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहेगी उतनी ही तेज तरंगें उसमें से उत्पन्न होगी, उतनी वेव स्पीड से उठेगी। तो तरंगें, वेव्स समुद्र तल से गेंद से खेलते, जब एक गेंद जल में गिर जाती है तो आपको क्या होता है, एक दृश्य बहुत मनोरंजक हो जाता है। ऐसे तरंगों के साथ गेंद पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। तो आप समझ सकते हो, जो इसमें सुनामी, जब तूफान में तेजी से चलने वाला एक विशाल तरंग उत्पन्न होती है और उनके कारण ही अधिक विनाश हो सकता है। भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ही 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उड़ सकती हैं। तो इसी में क्या है, सुनामी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था, लेकिन ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी भारत के तटीय क्षेत्र में अधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्लियर दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी आपको पता ही होगा कि सुनामी एक जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय, बंदरगाह, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब बात आती है इसमें जो हमारे सारे चीज़ हैं, इसमें भूकंप कैसे उठता है। तो भूकंप का इसका फोकस होता है जो पृथ्वी अंदर बनता है, अर्ध केंद्र होता है जो पृथ्वी ऊपर होता है, इसको क्रैक करता है, तोड़ता है। लेकिन यही गतिविधियां समुद्र के अंदर बनती है, इसी को हम सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। दिसंबर 2004 में यह सुनामी आई थी। आपको ये दृश्य है दिखाई दे रहा है, इसमें ढेर सारे घोड़ा बिल्ली बंदर सब इसमें समुद्र में समाहित हो गए हैं। ठीक है, यानी कि काल के काल में समा गए। ज्वार भाटा यानी कि टाइड एप किसे कहते हैं, तो दिन में 2 बार नियम से सागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल का एक अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, उसे पीछे हटता है, उसे भाटा कहा जाता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये चित्र है आपका लघु ज्वार भाटा। तो ये क्या है, तो ये है आपका शॉर्ट जो टाइड बनता है। कैसे, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण पर होते हैं तो इस पर क्या है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी पर नहीं लग पाती है सूर्य और चंद्रमा की, तो इसलिए क्या है यहाँ पर क्या है, लघु ज्वार आता है। और बृहद ज्वार, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, सर रेखा पर होते हैं, तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार की उत्पन्न होता है। ये दोस्तों, तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसी में उपसौर और अपसौर भी होता है। ठीक है ना। जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा होता है तो उसे उपसौर और दूर होता है उसे अपसौर कहलाते हैं। इसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो दिन में क्या है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो एक बाल्टी आप नल के पानी के 3/4 भरें और बाल्टी को एक नीचे निमज्जन छड़ डालकर और एक छड़ डालें और पानी को गर्म करें और दूसरी ओर फ्रिज से निकाली बर्फ डालें तो एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की तरह प्रक्रिया को आप धारा के बारे में निरीक्षण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण जो बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर जो ज्वार भाटा आते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, जब पृथ्वी के जल, चंद्रमा
के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल जो चंद्रमा के निकट होता है, तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकृषित होता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या के दिनों के सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार भी कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में सागरीय जल का पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान ही अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के कारण ही मछलियां पकड़ सकते हैं। उच्च स्थान से ज्वार भाटा होने वाला जो जल का उतार चढ़ाव का उपयोग में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। क्लियर। तो इस महासागरी जो धारा होती हैं, महाधारा भी क्या है, ओरिजिन होगी। तो महासागरी धाराएं निश्चित दिशा में सागरीय सतह पर नियमित रूप से जो बहने वाला जो जल होता है, जो धाराएं होती है, महासागरी गर्म और ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, वो ठंडी धाराएं और ध्रुव और उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती हैं। उसे लेब्राडोर महासागरीय धारा, ठीक है, शीत जलधारा के नाम से जाना जाता है। ओयो जो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा है, सबसे बड़ी जलधारा है। महासागरीय धारा किस क्षेत्र तापमान को प्रभावित करती है? गर्म धाराओं की स्थलीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। टागर बैंक, ग्रांड बैंक जैसे क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो जापान के आसपास उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये वाला है, तो ये यहाँ पर क्या है, इसकी जलधारा के बारे में बताया है। ये जलधारा चलती हैं, तो आपको ये रखा है ब्लू कलर में, तो आपकी कैसी है, ये ठंडी जलधारा है, और ये रेड कलर में है, आपकी कैसी है, गर्म जलधारा है। तो ये आपका क्या है, पश्चिमी वायु अपवाह है। ये आपको कौन सा है, पश्चिमी वायु अपवाह। इससे से ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जब ये क्या है, पृथ्वी के घूर्णन से ये क्या है, इस तरह से मुड़ता है, इसे हमबोल्ट की धारा, पेरू की धारा के नाम से जाना था। ये धारा कैसी है, एक ठंडी जलधारा है। और इस तरह से ये विषुवत जलधारा है। तो विषुवत रेखीय उत्तरी और दक्षिणी जलधारा, ये गर्म जलधारा है। और इसके विपरीत धारा बहती है, ये भी कैसी है, गर्म जलधारा प्रभावित होती है। क्लियर। तो इस तरह से कैलिफोर्निया धारा है, यहाँ से कैलिफोर्निया धारा ये बहती है, ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है, गर्म है। उत्तरी प्रशांत अफवाह कैसा है, ये आपका भी, ये भी गर्म है। जब इसको धक्का देता है तो यहाँ से ऊपर का जल नीचे प्रभावित होता है और नीचे का जल ऊपर आता है, तो ये कैसा है, ठंडी जलधारा का रूप ले लेता है। क्लियर। तो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो अटलांटिक महासागर ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर यहाँ पर क्या एक जलधारा प्रभावित होती है। तो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, और उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा जब इससे चलती है तो इसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम धारा, फॉकलैंड की धारा, इस तरह से फ्लोरिडा की धारा, और ये इस तरह से बहती है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। और जैसे ऊपर पहुँचती है उत्तरी अटलांटिक अफवाह के नाम से जाना है। और जैसे ऊपर जाती है इसे नॉर्वे की जलधारा ये नाम से जाना है। ये धारा कैसी है, गर्म जलधाराएँ हैं। इस तरह से ये पहुँचती है, यहाँ आती है। क्लियर। तो जैसे ये नीचे उतरती है तो ये कैसी धारा बन जाती है, ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं कैनारी जलधारा। ऊपर से जो धारा आएगी ध्रुवों से, उसे कहते हैं ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये जलधाराएं प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक पश्चिमी अफवाह है। तो इस तरह से पश्चिमी अफवाह इस तरह से प्रभावित होता है। और लेकिन पश्चिमी अफवाह जिस तरह से मुड़ता है, तो ये फॉकलैंड धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। और ये कौन सी धारा है, बेंगुला धारा। यहाँ पर आई गिनी की धारा, ये गर्म जलधारा है। और ये इसके विपरीत इक्वाडोर विपरीत धारा यहाँ पर एक प्रभावित हो रही है। और ये बनता है, एक सर्कम बनता है इस तरह से, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उससे बनता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं, आपका आता है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ये विषुवत रेखी जलधारा चल रही है। और ये जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, जो इसके विषुवत रेखा विपरीत धारा प्रभावित होती है। और इसके विषुवत रेखी धारा यहाँ पर प्रभावित होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सोमाली जलधारा। क्लियर। ये बहरी, ये कैसी है, गर्म जलधारा है। और ये आती कैसी है, उत्तरी हिंद महासागर धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। ये भी आपकी कैसी है, गर्म जलधारा है, अपनी बंगाल में प्रभावित होती है। इधर आएंगे तो इधर मेडागास्कर की जलधारा, और ये कौन सी है,
अगुलहास की जलधारा भी कैसी प्रकार की है? गर्म जलधारा है, लेकिन ये कंटिन्यू बहती रहती है। इसे हम पश्चिमी वायु अफवाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब इधर आता है ऑस्ट्रेलिया के इधर पूर्व पश्चिम में ये जलधारा बहती है। इसे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो बहती है उसे हम गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इस तरह से प्रशांत महासागर में और प्रशांत महासागर में इसके एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटी पर जिससे प्रभावित होती है, इसे हम कुरोशिवो जलधारा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इस मैप में। तो ये कौन सी जलधारा है? तो ये है कुरोशिवो की जलधारा। ये कुरोशिवो जलधारा है। और ऊपर से आने वाली जलधारा कैसी है? आपकी आयोशिवो जलधारा है। दोनों ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ मिलती हैं वहाँ उस क्षेत्र में सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो एक तट आपका ये है और एक आपका पेरू का तट है, ठीक है दोस्तों, और एक आपका लेब्राडोर धारा, और एक जाती है गल्फ स्ट्रीम न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर। क्लियर। उसी प्रकार से आपका यूरोप के जितने भी बंदरगाह हैं वो क्या है, शीतकाल में क्यों नहीं जमते हैं? तो ये गल्फ स्ट्रीम का इम्पैक्ट है, अटलांटिक अफवाह का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए क्या है वहाँ पर का ये सारे बंदरगाह जमते नहीं हैं। तो इस तरह से ये सारी जलधाराएँ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक जलधारा पूछी जाती है। तो अब बारी आती है क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्षण क्या है, वर्षण कितने प्रकार का होता है, अभी हमने चर्चा की थी। तो पहले क्या होगा, जलवाष्प होगा, जलवाष्प होकर ऊपर जाएगा, संघनन क्रिया होगी, संघनन होने के बाद एक बूंद बनेगी और फिर इसके बाद क्या है, वर्षण क्रिया हो जाती है। एक लिक्विड रूप में होती है, आपकी एसिड रूप में होगी, और एक सॉलिड रूप में वर्षा होती है। जल चक्र क्या होता है? जैसे जल आपका सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील से जो आपका पानी का एक चक्र होता है, ठीक है ना, जब वर्षा का पूरा बनता है उस चक्र के नाम से जाना जाता है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो ऊंचाई प्रभावित करने वाले आपको पता ही है, सबसे मेन चीज़ क्या है, वायु है। चलिए दोस्तों, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वायु, एयर। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार यानी एक दिन में जब दो बार ज्वार भाटा उठता है, ऊपर उठने को ज्वार और नीचे निम्न जाने को भाटा के नाम से जाना जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के और चंद्रमा यानी पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति से क्या है, पानी एकदम अट्रैक्शन होता है और ऊपर उठता है, उसी को ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। महासागरीय धारा है तो एक निश्चित दिशा में नदी की तरह जो जल प्रभावित होता है उसे महासागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस। तो वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं जल के चक्र लगातार रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि सामान्यतः गर्म महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं तो कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना उसे क्या कहलाते हैं? ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। कैस्पियन सागर क्या है? एक विशाल झील है। ज्वार भाटा क्या है? एक निश्चित ज्वार भाटा यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो जल के उतार चढ़ाव, सुनामी, एक भूकंप की तरंग महासागरीय जलधारा कहते हैं। वो कहते हैं निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाला जल चक्र, ठीक है ना, जल कहलाते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये आज का टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 7 का आपका 5 चैप्टर था, जल, वाटर क्या है। तो इसमें जल आपके नदियों में कितना मिलता है इसके बारे में आपको चर्चा की थी, कहाँ पर कितना है, कैसे कैसे जल चक्र क्या होता है, और सागरों में कौन कुछ धाराएं प्रभावित होती है उसके बारे में बात चर्चा की है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या है डेवलप होगा, और आगे इसकी फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पूरे डिटेल से इस टॉपिक दे रखा है। ठीक दोस्तों, तो अब विदा लेने का समय आ गया है। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग।